देखिए तो एक्सरसाइज 5.1 में थे हम। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसने कहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की वो बात कर रहा है। अगर उसका सी जो है वो मिड पॉइंट हो तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो सिद्ध करो कि प्रत्येक लाइन का एक और केवल एक ही क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। क्या ले लिया? ए बी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है हमारे पास क्या? सी। क्या है इसका मिड पॉइंट? ठीक है, हियर हमने मान लिया हियर सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मान लिया क्या दे ही रखा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कि सी जो है वो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। हमने प्रूव करना है कि इस ए बी का जो मिड पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सी ही होगा, सी के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या, हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं एक और मिड पॉइंट, सपोज करो हमने डी मान लिया, डी मान लिया, लेट किया हमने डी इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बात हमने मान ली, बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं पहली बात के साथ जाऊं, बिकॉज सी जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो सी यदि ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकता हूं कि ए सी जो है वो किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। एसी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है, क्योंकि एक लाइन है मेरे पास, छोटी सी लाइन है पी और क्यू। अगर मैं इसको 20 से काट दूं और यहाँ पर ले लूं पॉइंट आर, तो पी आर बराबर है आर क्यू, क्योंकि आर जो है वो क्या है? इसके मिड में। बात समझ में आ रही है? इसके किस में है? मिड में। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अब क्योंकि पेज दे देखो, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? AC ऐड कर दिया। तो एडिंग AC ऑन बोथ साइड, एडिंग AC ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया बोलो? ये AC प्लस AC और इक्वल टू BC प्लस में AC। क्योंकि यूक्लिड के जो एग्जाम थे उनके द्वारा हमने ऐसा लिखा था, अगर एक इक्वल क्वांटिटी है और उसमें कोई हम एक इक्वल टर्म दोनों तरफ ऐड करते हैं तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC और AC कितने हो गए? 2AC हो गया। अब BC, ये वाला BC, ये रहा BC और प्लस में AC, दोनों को जोड़ दे तो क्या हो गया? AB हो गया ना? बोलो, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर ये बात? अगर मैं सेकंड से बात करूं कि D इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ ए P, ठीक है, अगर सेकंड वाली बात पे चले हम कि जो D है वो भी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ठीक है, इफ यदि D इज मिड पॉइंट, क्योंकि ऊपर लिख रखा है हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देन क्या लिख सकता हूं मैं? बताना कि जो AD है वो भी किसके बराबर होगा? BD या DB, यही केस होगा। जैसे पहले वाला लिखा हमने, दोनों तरफ AD ऐड कर दिया, एडिंग AD ऑन बोथ साइड, एडिंग AD ऑन बोथ साइड। ठीक है, नोट ना करो बेटा साहब, सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया बोलो? AD प्लस AD किसके इक्वल हो गया? DB प्लस में AD। AD और AD तो कितने हो गए? 2AD। और DB और AD क्या हो गया? ये AB। क्या हो गया? AB। तो इसको मैं लिख सकता हूं AB। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड देखिए, अब क्या है? क्या है? सेम है ना? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इनकी सेम होगी। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लिख दो या वी हैव लिख दो। ठीक है,
1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं कि 2AC हमारा इक्वल हो जाएगा किसके भाई, 2 टाइम AD, 2 टाइम AD, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है इनकी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि इस साइड आगे 2 कहां आएगा, डिवाइड में। तो यहां से क्या कंडीशन आ गई, AC इक्वल टू क्या हो गया, AD। क्या ये वाला AC इस AD के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल, कैसे होगा, दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता ना, बिकॉज AC इज अ पार्ट ऑफ AD, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज, चाहे आप रीजन लिख भी दें, बिकॉज AC इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ AB, ठीक है, AB को सॉरी किसका है, AD। बात आई समझ में। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो हो नहीं सकते, कब हो सकते हैं इक्वल, कब हो सकते हैं इक्वल, जब D बिंदु हमारा यहां से उठ के कहां जाए, C के ऊपर आ जाए। बात समझ में आ रही है कि ये D यहां से उठकर कहां जाए, यहां पर आ जाए, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप लिखोगे विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल, पॉसिबल ओनली when D is coincide, कल लिखवाई थी ना डेफिनेशन, coincide on C, ठीक है। बात आ रही है समझ में कि जो है D जो है यहां से उठकर कहां चले जाए, AC के ऊपर चला, C के ऊपर चला जाए, तो इसका मतलब D अगर C के ऊपर चला गया तो क्या बन गया, C ही तो बन गया, तो इसका मतलब मिड पॉइंट जो पहले C था वही तो रहा है, कोई और थोड़ी ना है। तो आप लिखोगे हेंस, अतः hence C is only one midpoint of AP। बात समझ में आई या नहीं है, कर लोगे, कुछ नहीं करना है, आपने एक लाइन सेगमेंट AB लेना है, उसका मिड पॉइंट C लेना है, उसके अलावा एक और मिड पॉइंट आपने स्टार्टिंग में D अजम्पशन कर लेना, सपोज कर लेना, लेट कर लेना है। आप AB इक्वल टू BC लिखोगे, दोनों तरफ आपने क्या करना है, AB को ऐड कर देना है, सॉरी AC इक्वल टू BC लिखोगे, दोनों तरफ AC को ऐड कर देना है, फिर AD इक्वल टू DB लिखोगे, दोनों तरफ AD को ऐड कर देना है, 2AC इक्वल टू 2 टाइम AD आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू AD, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। कब पॉसिबल होगा, जब D आपका कहां पर आ जाए, C के ऊपर आ जाए, कर लोगे, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आवाज ना करें बिल्कुल भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है इसमें, इन फिगर 5.10 आकृति 5.10 में इफ AC इक्वल टू BD दे रखा है, इफ AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, तो देन प्रूव दैट AP इक्वल टू CD, तो सिद्ध कीजिए कि AP जो वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक लाइन दे रखी है कुछ ऐसी, तिरछी सी लाइन दे रखी है, सैलेंट सी लाइन दे रखी है, इस पॉइंट को कह रहा है A, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको वो नाम दे रहा है B, यहाँ पर कोई पॉइंट जिसको नाम दे रहा है वो C, और ये पॉइंट हमारा क्या है, D। यही है ना, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास कंडीशन, लास्ट बेंच खड़े हो जाओ आपके साइड में, कितनी बार बोला बेटा साथ साथ नोट ना करो, सवाल हो गया, खड़े हो जाओ यहाँ से, सेकंड बेंच पे आ जा, थर्ड बेंच पे आ जा। गिवन दैट दिया है कि जो AC है हमारा वो इक्वल है किसके, BD के। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, AB इक्वल क्या होगा, CD होगा,
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। वीडियो स्टार्ट कर दी थी ना आज, चलो ठीक है। देखिए प्रूफ, प्रूफ भाई AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। अब आप AC को ध्यान से देखिए, क्या इस AC को मैं ये लिख सकता हूं AB प्लस CD, बोलो लिख सकते हैं क्या? AC को AB प्लस CD, गलत लिख दिया, AB प्लस में BC लिख सकते हैं ऐसा, बोलो BD को क्या लिख सकता हूं, बोलो BC प्लस में, एक टर्म दोनों तरफ सेम है, BC है ना, तो दोनों तरफ हम BC क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, या डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो, या यूं लिख दें सबट्रैक्टिंग BC ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ से BC घटाने पर, तो ये हो गया हमारे पास AB प्लस BC माइनस BC प्लस CD, और माइनस में कितना हो गया BC। क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया, BC से BC कैंसिल, यहाँ पर भी BC से BC कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास कितना AB किसके इक्वल आ गया, और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, हेंस कर लोगे, बोलो समझ में आ गया सभी को? लास्ट क्वेश्चन भाई 7th, इसने कहा भाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम, जो एग्जाम 5 है उसने कहा इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, यही बोला है ना इसने। चलो देखो, जो एग्जाम 5 है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको आपने जो है यूनिवर्सल ट्रूथ करके दिखाना है, या आप देखो जो एग्जाम 5 था, अगर हम मैं बात करूं उसकी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एग्जाम होते हैं वो आपके कहीं पर भी प्रूफ हो जाते हैं, जबकि पोस्टुलेट हमारा क्या होता है, सिर्फ ज्योमेट्री के क्षेत्र में होता है। एग्जाम 5 पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या था एग्जाम 5, the whole is greater than its part, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी ले सकते हैं, अलजेब्राइक कोई भी टर्म ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी अलजेब्राइक की, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिया, कोई भी टर्म ले लेता हूं मैं, एक टर्म ले ली मैंने t, उसको मैंने लिख दिया a प्लस b प्लस c, ऐसे फॉर्म में तोड़ दिया। एक टर्म मैंने क्या ले ली t, और उसके किस फॉर्म में तोड़ दिया, a प्लस b प्लस c, ठीक है। एक सिंपल सी बात, जैसे कल भी नंबर लिख के दिखा था 10 है, उसको 2 जमा 3 जमा 5 ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो t है ना वो ग्रेटर है किससे, a से b से b और c से b, और a b c क्या है, a b c क्या है, t के पार्टी तो है, ठीक है। होल तो क्या हो गया यहाँ पर t, और a b c क्या हो गया यहाँ पर पार्ट हो गए, ठीक है। a b c क्या हो गया यहाँ पर पार्ट हो गए, तो आप लिख दोगे हियर इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट t is greater, t is greater, t is greater its, कौन है भाई ये पेन से, t is greater its part, कौन से पार्ट, दैट इज a, b एंड c, कोई भी ले ले बेटा, t जो है वो a से भी बड़ा है, t हमारा b से भी बड़ा है, और यही t हमारा c से भी क्या है, क्लियर ये बात, ठीक है। अब एक एग्जांपल तो हमने मैथ से ले लिया, उसने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ये तो हमने अलजेब्रा के क्षेत्र से लिया है ना, बीजगणित से लिया है अगर मैथ के टर्म में मैं कहूं, लेकिन अगर मैं जनरल लाइफ में कहूं, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, हम अपने देश इंडिया की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट ले लिया मैंने, यही होती होगी स्पेलिंग, और जिसका नाम है एशिया, स्पेलिंग ठीक लिखी है, ठीक है। एशिया महाद्वीप ले लिया, उस एशिया महाद्वीप की अगर हम देशों की बात करें तो कौन कौन से हैं, इन कॉन्टिनेंट एशिया,
ठीक है, अगर हम इसकी कंट्री की बात करें तो कंट्री कौन कौन सी है इसकी, कौन कौन सी है, इंडिया है, और कौन सी है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश भी है, ठीक है, और भूटान भी है, और नेपाल ले लो, बस इतनी ही काफी है तो बहुत ज्यादा, बट हमने यही ले। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, यानी कि महाद्वीप है हमारा कौन सा, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में जो देश है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, ये सारे के सारे क्या है, इसके पार्ट है। तो सीधी सी बात है, ये इसके पार्ट है, तो कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा ना इनसे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो एशिया है वो ग्रेटर है किससे, इंडिया से, यही एशिया हमारा ग्रेटर है किससे, पाकिस्तान से, यही एशिया हमारा ग्रेटर है किससे, नेपाल से, ठीक है। उसके बाद आप लिख दो इट इज क्लियर दैट द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कर लोगे। तो मैंने बताया था एग्जाम रियल में ही हर एक जगह ट्रूथ होता है। आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपके स्कूल में जो है टोटल 12 क्लास है, सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने, पहली क्लास से लेकर कितनी है, 12 क्लास है, ठीक है। उन 12 क्लास में से 9th क्लास क्या है, इस स्कूल का एक हिस्सा है। तो अगर मैं बात करूं एसएन स्कूल की, तो ये ग्रेटर है किससे, 9th क्लास से, क्योंकि 9th क्लास क्या है, इसका एक पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये कमरा क्या पूरे स्कूल का एक पार्ट ही तो है, बाकी पूरा का पूरा स्कूल क्या आपके रूम से बहुत बड़ा है, ठीक है। या आपके, अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रेंथ का, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी क्लास में बच्चे हैं 52, स्कूल में बच्चे हैं टोटल 700, तो 700 बहुत बड़ा है किससे, 52 से। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, रहने दो, जाइए बेटे, क्या देने आए हो, कौन सी क्लास से है, बस 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 जा, अरे दे दिए, मैं दे दूंगा, जा चल। कौन है भाई ये, साहिल, लास्ट दिन बेचना काम सर में मारा गया नहीं, मतलब कर लोगे ना, हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को। अगली एक्सरसाइज निकाल लो, एक्सरसाइज 5.2, बस बेटा कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम, दो ही समझ, आवाज ना करो बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा, टेंशन ना लो। अरे आवाज किस लिए आ रही है तुम्हारी, देखो क्या क्या है इसमें, इसने कहा है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आपने अपने शब्दों में लिखना है कि यूक्लिड का जो 5वां पोस्टुलेट है उसको आसान से आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, 5.2, इसके क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, यूक्लिड जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो था हमारा क्या, अगर मान लिया एक लाइन हमारे पास 2 लाइनें के ऊपर क्या करती है, गिरती है, ठीक है, और उसके अगर एक साइड के बने हुए कोण दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री से कम है, तो इन लाइनों को यदि हम आगे बढ़ाएं तो क्या करती है, दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाना हो तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल ना लेके हम परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हम ये भी लिख सकते हैं इफ डिस्टेंस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two line is same, ठीक है, आर सेम या इज सेम देख लेना समझाएं। अगर 2 लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो देन क्या होगी, these line are perpendicular are parallel to each other,
ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या था, डिस्टेंस हमारा सेम नहीं था, क्लियर थी नहीं बात। अब की बार हमने क्या किया, दो लाइनें ली, ठीक है, और उनके बीच का क्या ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अगर सारी जगह क्या क्या है, ये सेम है, तो लाइन क्या होगी, ये लाइन ले ली m और ये लाइन ले ली हमने n। इसको हमने नाम दे दिया a, इसको हमने नाम दे दिया b, इसको c, इसको d, इसको e नाम दे देते हैं, इसको f नाम देते हैं, इसको g कह दिया, इसको h, इसको i और इसको j। ठीक है, तो कंडीशन क्या लिखी हमने बस यहाँ से कि AB बराबर यदि BC है, बराबर यदि EF है, यदि बराबर GH है और बराबर क्या है, IJ है। ठीक है, और सारे के सारे डिस्टेंस को एक सिंपल सा नाम दे देता हूं मैं, इनकी दूरी जो है वो r सेंटीमीटर है, r है, तो देन कंडीशन क्या होगी बताना, L जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो इतना सा आप एग्जांपल दे देना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर नॉट सेम, तो देन दीज लाइन आर कौन सी होंगी, पैरेलल, और क्या होंगी, पैरेलल होंगी या नॉन पैरेलल होंगी, नॉन पैरेलल कह सकते हो या इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप उनको कह सकते हो। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को काटना, प्रतिच्छेद करना, लिख लोगे इतनी सी बात है। तो ये जवाब आपने लिखना और कुछ भी नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या इसको पैरेलल लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें भी बस आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट था ना हमारा, वो एज इट इज यू का यू भी लिख सकते हो। देखो कैसे, ठीक है, इफ a line is fall, ठीक है ना, on two line and the sum of angle on same side is less than किससे लेस देन भाई, 180। ये दोनों एंगल का सम या तो 180 से छोटा हो, और बोथ एंगल लेस देन राइट एंगल, और दोनों के दोनों एंगल यदि 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं, तो देन क्या थी कंडीशन बताना, देन लाइन आर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यही था ना। तो देखो ध्यान दो, एक तो लाइन थी ये हमारी, और एक कुछ ऐसी लाइन ले ली, और हमने एक ये लाइन इनके ऊपर डाल दी, इसका एंगल को कह दिया 1 और इसको 2 कह दिया। तो एंगल 1 क्या है हमारा बताना, छोटा है 90 डिग्री से, एंगल 2 भी हमारा क्या है, छोटा है 90 डिग्री से, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम करें तो वो भी क्या है, छोटा है 90 डिग्री से। और अगर अब मैं इन दोनों लाइन को अगर आगे बढ़ाता हूं तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों लाइनों को, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, अगर मैं एंगल 3 की बात करूं तो ग्रेटर है 90 से, एंगल 4 की बात करूं तो वो भी 90 से ग्रेटर है। इन दोनों लाइन को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, आगे क्या होंगी, फैलते ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन रही बात पैरेलल की, क्या पैरेलल लाइन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्या हो जाएगा पैरेलल के केस में, क्या लिखोगे बोलो, क्या हो जाएगा, अगर मान लिया इफ एंगल 1 हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री, एंगल 2 भी हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया फिर 180 डिग्री। तो लाइन एक ये और एक ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी बताना, एक दूसरे की क्या हो जाएगी, पैरेलल। बस इतनी सी बात बता कर लोगे, बोलो हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट समझे, ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना भाई, बाकी देखते हैं इससे जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो